वही 34 तक हो गए हमारे पास। उसके बाद फिर 35। द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज अवेलेबल ऑन डे सप्लाईज। किस पे हमें क्रेडिट मिलेगा, अवेलेबल किस पे होगा? टैक्सेबल सप्लाईज पे, जीरो रेटेड सप्लाईज पे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे, या बोथ ए एंड बी पे? बोथ एंड बी। बोथ किस पे? बोथ ए एंड बी मीन्स आपको इस पे भी अलाउ है हमें और इस पे भी अलाउ है, तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद पे एनी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर on May on payment of dash rupees issued an attested duplicate of any sales tax document as is available with the department or has been filled made there under a relevant registered person applying for the same। कितने पे? 100 रुपये। और 100 रुपये। पक्की बात है? हाँ, ये आखिर में सेक्शन है इसके लिखे हुए सब। 75 समथिंग, ये 74। तो कितने का देगा वो? 100 रुपीज का देगा। उसके बाद फिर द देश में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर फॉर द स्कोप एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग वगैरह वगैरह इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाइज एज मे बी स्पेसिफाइड देयर बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट। बोर्ड। बोर्ड है। बोर्ड होगा। हाँ, बोर्ड ही पड़ा है। आप देखो आंसर फिर। 37। 37 का हमारे पास है बी। बी बोले तो फेडरल गवर्नमेंट। द देश में फेडरल। The federal government may, by notification in the official gazette, prescribe a special procedure for the installment payment of tax, registration, bookkeeping, and the invoicing requirement and return. In respect of such supplies may be specified therein। तो कौन बताएगा? ये फेडरल गवर्नमेंट बताएगी ऑफिशियल गजट के अंदर। उसके बाद पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ रुपीज excluding payment against the utility bills shall be made a cross check। 50,000। 50,000। तो 50,000 क्या करते हैं? टिक लगाते हैं। क्या पेमेंट किस पे होनी चाहिए? क्रॉस चेक पे होनी चाहिए पेमेंट। उसके बाद फिर हमारे पास है 39। A registered retailer having credit or debit card machine shall deposit the sales tax along with the return of a monthly, quarterly, annually या semi-annually। A registered retailer किस पे करेगा? इसने रिटेलर बोल दिया तो थामा के जाया हमें। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा मंथली। मंथली होता है ना सेल्स का तो। मंथली बेसिस पे करेगा, भले वो रिटेलर हो, होलसेलर, कोई भी हो, मंथली बेसिस पे ही करना है उसको। एफईडी भी मंथली होगा और इनकम टैक्स एनुअली होगा। उसके बाद द सेल्स टैक्स ऑन द अकाउंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एडिशन शैल बी लेविड ऑन द इम्पोर्ट स्टेज। अच्छा, कितने परसेंट था इसका? 40 का क्या होगा हमारे पास? 3% था इम्पोर्ट स्टेज पे मिनिमम वैल्यू एडिशन जो था वो 3% से होगा, जो इम्पोर्ट्स पे हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं। 3% आएगा मिनिमम वैल्यू एडिशन। उसके बाद एनी पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स व्हिच वाज नॉट पेबल और व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ टैक्स एक्चुअल पेबल देन सच अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी एन एरियर्स ऑफ टैक्स of payable to the federal government or no claim for the refunded shall be allowed in the respect of। इसमें आ जाएगा ये। ये बात हम लोगों ने, मैंने तो नहीं पढ़ी यहाँ पे सेल्स टैक्स में, लेकिन ये बात मैंने एफईडी में पढ़ी थी हम लोगों ने कि अगर आपने कोई एक्चुअल से ज्यादा आपने क्या कर लिया, आपने ले लिया कंज्यूमर से, तो भी क्या कहलाएगा? टैक्स ही कहलाएगा। और आप किसको दोगे? आप गवर्नमेंट को दे दो जाके। ये बात हमने एफईडी में पढ़ी थी, तो वही बात यहाँ पे आ जाएगी कि अगर आपने वो एक्चुअल से ज्यादा आपने कलेक्ट कर लिया तो भी क्या आपके लिए डीम टू बी ये एडिशनल होगा या फिर एरियर होगा? एरियर्स ऑफ टैक्स। मुझे। टैक्स है ना हमारे पास जो हमें पे करना है। तो सही। उसी तरीके से एक्चुअल से ज्यादा कमा रहे होगा, आपने 10 रुपए लेना था, आपने 20 रुपए कलेक्ट कर लिया, 12 रुपए कलेक्ट कर लिया, तो 2 रुपए जो है एडिशनल अमाउंट जो है, लेकिन वो क्या जाएगा? नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो टैक्सेशन नहीं है हमारे लिए, तो एरिया ऑफ टैक्स के नाम था जाएगा।
उसके बाद the burden of proof that the incidence of tax has been made or the has not been made passed to the consumer shall be on the person paying the tax, collection the tax, both A and B, and none of these. The burden of proof that the incidence of tax has been or has not been passed to the consumer shall be shall be the on the person paying the tax, collecting the tax, yeah, both A and B, and none of these. Paying the tax. क्या होना चाहिए इसका paying the tax में? The burden of proof and the incidence of has been or has not been passed to the consumer. Consumer के पास नहीं होता या होता है shall be on the person. किस person को होगा? Paying the tax होना चाहिए इसका. 42 का आ रहा है यहाँ पे B. 42 का B आ रहा है. 42 में B का मतलब है collecting the tax. The burden of proof that incidence of tax has been or has not been passed to the consumer shall be on the person paying the tax, collecting the tax, both and ये बोला collecting the tax. वही होता है। तो इसको मार्क कर ले, हम लोग चेक कर लेंगे इसको भी। हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ हाँ, ले लिया। उसके बाद फिर इफ देयर इज अ चेंज इन टैक्स रेट आर टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन made by a registered person shall be charged to a tax at the such rate as enforced at the time of supply, time of purchase, time of payment of goods, and none of these. Time of supply. Time of supply. नहीं, एक मिनट। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्स, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जब सेल करने की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद फिर if there is a change in the tax of rate in there is a if there is a change in tax rate, if the rate of tax, the import goods shall be charged to the tax on the date on which a good declaration नन ऑफ द अबव लग रहा है मुझे। मैंने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है, if there is a change in tax of rate, import change हो रहा है tax and rate, or import state shall be charged to the tax on the date which good declaration is present if the goods are cleared from the warehouse entered from the home consumption. Import goods shall be charged to tax on the rate on which good declaration is presented if goods are cleared from the warehouse entered from the home consumption, या both none of these. तो इसका देख लेते हैं 44 का। 44 का आ रहा है हमारे पास ए, 44 का ए। 44 का ए था, 44 का आ रहा है बी हमारे पास, इंटर फॉर द होम कंजम्पशन। इसके बाद है कि वेयर अ पर्सन imports goods, the tax
paid by him thereon during a period of days, 70 days, 80 days, 90 days, before making an application for the registration shall be treated as input tax subject to fulfillment of the certain conditions. 90 डेज है ये, कंफर्म करो फिर भी, मैंने 90 डेज ही शायद पढ़ा है। 90 days here, where a person import goods, the tax paid by him, therefore during a period of 90 days before making an application for the registration shall be treated as input tax subject to fulfillment of the certain conditions. So 90 days के अंदर क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद है ये टैक्स, सही आंसर है ना? हाँ सी आंसर है। सही। उसके बाद the tax in respect of goods imported into Pakistan, the tax in respect of goods imported into Pakistan shall be charged at the and paid at the same time as if there were a sales tax, duty tax, additional tax, या none of the above. गुड आप क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो कौन सा टैक्स आप उसी टाइम दे दोगे, सेल्स टैक्स दोगे उसी टाइम, कस्टम ड्यूटी दोगे, कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी उसी टाइम दे दोगे। हाँ उसी टाइम देते हैं ना। बिल्कुल। उसके बाद भी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल, सेल्स टैक्स एंड में देते हैं ना, हर मंथ के एंड में देते हैं ना। और बिल्कुल आखिरी महीने के चार्ट होगा, पेबल होगा 15 नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ के 15 तारीख को। उसके बाद द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज shall be made at the time of the tax in respect of taxable shall be made in the sales of goods, purchase of goods, filing of return या export of goods। कब पे करते हैं इसको? फाइल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अभी आपने बताई थी फाइल, हाँ हाँ ये परचेज ऑफ गुड्स थी ना शायद वो। नहीं, अभी बताइए आपने मुझसे पिछले वाले एमसीक्यूज में। फाइलिंग रिटर्न वाली। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये हम रिटर्न फाइल करते हुए करेंगे, ये उसी टाइम दे देंगे। ठीक है, तो फाइलिंग रिटर्न की टाइम देंगे हम लोग इसको टैक्स। उसके बाद फिर where a registered person did not deduct input tax within the relevant period, relevant period में नहीं deduct कर पाया input tax को, he may claim such input tax in the return of for any day succeeding tax period, 6 7 8 सिक्स 6 से जिसमें हम सिक्स मंथ तक कम कर सकते हैं। हाँ input tax ही वहाँ 6 days 6 month भी लिखा होता है और ये वो 180 days भी लिखा होता है ना। हाँ समझ आ गया मन। तो अगर इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बच जाएगा। उसके बाद if a person fails to filing of a return, if a person fail to file a return or pay any amount which is less than the amount of tax actually payable, the amount pay which is less than the actual amount of the actual payment, ठीक है। An officer, additional officer shall after a notice to show cause to such person make an order for the assessment of tax including the imposition of penalty, surcharge, both A and B and none of these। बहुत पहले डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, फिर अगर नहीं करता तो फिर पेनल्टी लगती है। तो बोथ वाला भी A and B लगेगा। उसके बाद 50 लिखा हुआ है हमारे पास, where a registered person pays the amount of tax less than the tax due as indicated in his return. The short paid amount of tax along with the default contract shall be recovered from such person by stopping of removal of goods from business premises through attachment of the business bank account, both A and B। बहुत एन बी कोई भी कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, फिर उसका बिजनेस भी बंद कर सकते हैं, या फिर उसको रिकवर करने के लिए अगर वो नहीं करता तो फिर बाकी चीजें रिकवर वाली, ये सारे सेक्शंस उसी में आते हैं। लीगल प्रोसीडिंग वो कर सकते हैं। Supply of goods on import stage, वो supply of goods or import of goods specified in the day schedule as specified by the federal government exempt। तो कौन सेक्शन में क्या की गुड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? 6 तो नहीं,
6 ही तो है। 6 शेड्यूल में क्या कर दिया तो 6 ही तो है, वही वो इम्पोर्ट्स को क्या कर दिया गया है, वो एक्सपोर्ट एग्जाम को क्या कर दिया गया है, गुड्स को एग्जाम कर दिया गया है ना, सॉरी टैक्स लगेगा नहीं तो कोई नहीं, तो 6 शेड्यूल है हमारे पास। वही एग्जाम्ट। हाँ हाँ, एग्जाम्ट में दो शेड, वही मैं कह रहा था, एग्जाम में दो, 6 शेड्यूल में दो टेबल है। फर्स्ट जो टेबल है वो इंपोर्ट के बारे में है, इंपोर्ट गुड्स के बारे में, इंपोर्ट सप्लीज के बारे में। और सेकंड जो शेड्यूल है वो है लोकल सप्लीज के बारे में। बिल्कुल। उसके बाद फिर the commissioner inland revenue or an officer of inland revenue may, in respect of any transaction between the person or his associate, determine the transaction price of taxable supplies between the person as is necessary to reflect the dash of the supplies in arm's length transaction. Cost value, fair market value, net realizable value, and all of these. इसको नहीं चाहिए। अगर आपने एसोसिएट को कोई चीज बेच रहे हो तो कौन सी अमाउंट लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, कॉस्ट लोगे, एनआरवी लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी और पार्ट ऑफ देयर ऑफ or its sales or transfer of ownership to a non-registered person, the possession of a taxable goods or part thereof by the registered person shall be deemed to be a day supply. ठीक है, तो टैक्सेबल, टैक्सेबल गुड्स। taxable goods. In case of a termination of a taxable activity, part of thereof or its sales or transfer of ownership to a non-registered person, the possession of taxable goods or part thereby registered person shall be deemed to be a taxable price. ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा भाई 54 के हमारे पास द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ डिजीज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेल्स टैक्स। तो ये कौन सा था हमारे पास फर्स्ट, उसको जाएगी सक्सेसर उनके पास। फिर उसके 55 है हमारे पास, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इसका इज, भी आंसर, इसका भी आंसर नीचे से कंफर्म कर लो। हाँ फर्स्ट ही है इसका भी। 54 का फर्स्ट होगा या सेम था ना मेरे पास, 54 कर दिया, 54 का बी, बी बोले तो फर्स्ट। ठीक। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिक्लेयर बैंक करप्ट, अगर वो डिक्लेयर हो जाए क्या चीज, बैंक करप्ट डिक्लेयर हो जाए, द टैक्स लायबिलिटी अंडर द एक्ट शैल पास ऑन टू द देश लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, स्टेट इन द बैंक्रप्सी। स्टेट एंड बैंक्रप्सी। ये सेक्शन अबव सेक्शन से 70s में है, पढ़े थे ना अपन ने। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी ट्रांसफर किसको हो जाएगी, इफ इट कंटिन्यूज टू द ऑपरेट द बिजनेस, अगर कंटिन्यू करना चाहे तो ई स्टेट इन द बैंक्रप्सी। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन दिए। 26 में क्या लिखा हुआ है, इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन द गिवन इफेक्ट if any difficulty arise in the given effect to the provision of this act or the rule made or the notification issued there under the dash may through a general order or the otherwise say issued instruction or the direction or not inconsistent with the provision of the act or for the such action to be taken by an official officer inland revenue or any other person as it considered necessary or the expedient for the purpose of the removing the difficulties. Board, Commissioner and Revenue, and Tribunal या मुझे कमिश्नर ही लग रहा है, कमिश्नर ही लग रहा है। Commissioner and Revenue क्या बोल क्या रहे थे, any difficulty arises to create वो सी डी तो बिल्कुल नहीं, ए बी में लग रहा है, सी डी तो बिल्कुल भी नहीं। The dash may through a general order or otherwise issue instruction or direction not inconsistent with the provisions of this act। देख लेते 56 का है ये, सी, एक मिनट, 56 का ए था, बोर्ड था। 56 का ए है मतलब। हाँ
ठीक है भाई, तो फिक्स ये हो गया ए मतलब बोर्ड। उसके बाद फिर where an AOP, where any AOP is dissolved, any notice, order, or the requisition required to be served on the acquisition may be served on dash immediately before the dissolution. Principal officer, member या both end they have to dissolve any प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफिसर है, हमें चाहिए। मुझे ये लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफिसर को नोटिस दिया जाता है ना, अगर एओपी का। प्रिंसिपल ऑफिसर वैसे कंपनी में होता है, एओपी में होता है। दोनों में आता है। AOP हम्म, मुझे यही लग रहा है प्रिंसिपल ऑफिसर। AOP to dissolve any notice, कोई भी notice होगा, order or the requisition required to be served on the association may be served on dash immediately before the such dissolution. Principal officer member both A and B, तो both A and B है तो both A and B भी होना चाहिए। 57 का क्या होगा C, 57 का C, both A and B किसको इन्फॉर्म करेंगे? association on the principal officer और members AOP डिसॉल्व हो जाए तो। where business stand discontinue, where business stand discontinue, बहुत। हम्म, where business stand discontinue, the any notice, order or the requisition served this in the business may be served on the time of discontinuous personally person representative या both A and B। क्या होना चाहिए इसका? बहुत। A। पहले पर्सन, अगर पर्सन है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ही दिया जा सकता है। हाँ, ये तो लास्ट वाले सेक्शन है। इससे पूछ लिए तो क्या करें। हम्म, उसके बाद फिर where any private company, where the any private company or the business enterprise is is wound up and any tax liability and any tax chargeable on the company or business enterprises cannot be recovered from the company or the business enterprises. Such person who was a owner of or the partner in or in the or director of at the company or the business enterprises during the relevant period shall dash be liable for the payment of such tax jointly and severally. हाँ, जॉइनली सेवनली। The tax paid on the goods purchased by the person who is subsequent required to be registered or the get voluntary registration shall be treated as the input tax shall be the tax paid on the tax paid on the goods purchased by the person who is subsequently required to be registered or set voluntary registration shall be treated as an input tax, provided that the such goods are purchased by him from the registered person against any invoice issued during the period of a days, 90 days, 60 days या सी डी में लग रहा है मुझे। डी तो नहीं है, 20 डेज। ऊपर 90 डेज वाला क्या सीन था? वो 90 डेज तो वो दूसरी चीज थी ना। क्या चीज हम्म, यारी अब मुझे जहन में याद नहीं कि कौन सी थी, वो एमसीक्यूज पढ़ा था। ये रही, ये रही। Imports, where a person imports goods, the tax paid by him therefore during a 90 days period before making an application। import goods की। ठीक है, ये इम्पोर्ट गुड्स की बात हुई थी 90 डेज के लिए। The goods for the buyer person who is subsequently required to be registered or get the voluntary registration shall be treated as an input tax, provided that the such goods are purchased for by him from a registered person against invoice issued during the period of 30 days for the making an application for the 30 days। ठीक है, कंफर्म कर लो 30। 30 बी का 60 का बी। सही सही।
फोर्थ वाले पे 90 डेज था, और रिक्वायर्ड या वॉलेंट्री वाले पे है 30 डेज। 30 क्या है, 30 डेज। उसके बाद यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट under which dash interests are divided into the units such that the entitlements of the beneficiary to income or the capital are determined by the number of units held. Beneficial economic tax या none. Unit trust means any trust which is beneficial interest are divided into, तो 61 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 61 का ए ही है यहाँ पे, 61 का ए। यूनिट ट्रस्ट की मीनिंग क्या होती है, विच इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट फॉर आवर डिवाइडेड इनटू द यूनिट सच दैट द entitlements of the beneficiaries to the income. Afterwards, value of supply means in respect of dash supply, the consideration in the money, including all federal and provincial duties and taxes, if any, which the supplier received from the recipient of for the tax for that supply, but excluding the amount of impossible, livable, enforceable, taxable. The value of supply means in respect of dish supply, Taxable. taxable supply. In case of the consideration for a MCQs है कितने total 98 लाख वाला लाख होता है। In case of consideration for the supply is in kind or the partly in kind and the partly in money, the value of supply shall mean the open market price of the supply dash the amount of tax, including, excluding, exempting yeah, all of these. In case of considering supply in kind or part in kind, partly in money, the value of supply shall be the open market price of the supply, excluding the amount of tax. Including, excluding होगा। In case the consideration for the supply or is in kind or is a partly kind and the partly in money, the value of supply shall be the open market price of the supply dash excluding the amount of tax. ठीक है. In case the supplier in case the supplier and the recipient are associate person, the supply is made for the no consideration or a consideration which is dash higher the higher than the open market price, lower the highest the value of supply shall mean the open market price of the excluding the amount of tax. Yeah, higher the lower the highest the all of these. Higher. 64 का 64 का भी बता दीजिए. 64 का आ रहा है यहाँ पे बी. Be lower. Lower. No, so the supply is made no consideration for for a consideration which is lower than the market open market price. The value of supply shall mean the open market price of supply excluding the amount of tax. तो क्या आएगा, लोअर आएगा. उसके बाद फिर इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट द डिस्काउंटेड प्राइस देश द अमाउंट ऑफ टैक्स excluding including both A and B. In case of trade discount, the discounted price are including क्या होना चाहिए इसका 65 का Exclude the amount of tax. excluding the amount of tax. सेकंड, इसके बाद फिर 66 पे आते हैं. The in case where
where there is an insufficient where is sufficient reason to believe that the value of supply has not been correctly declared in the invoice. The value determined by the valuation committee comparing the representative of the trade and the inland revenue constituted by the commissioner. उसके बाद टैक्स इसकी मीनिंग तो बता देना। क्या बोल रहा है आप देखो कुछ आसान मीनिंग लिखी हुई है। In case where there is a sufficient reason to believe that the value of supply has not been correctly declared in the मतलब एक रीजन है हमारे पास एक ग्राउंड है कि वैल्यू लिखी हुई हो क्या है डिक्लेयर्ड हुई है गलत। The value determined by the valuation committee comprising representative of trade and the inland revenue constitute उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो कमिश्नर करेगा। कमिश्नर, अच्छा सही है। सेट है। हाँ हाँ सही। Tax invoice means tax invoice means a document required to be issued under section 23, 24, 25, 26. Tax invoice means a document 23 23 यही है ना। पता नहीं मैंने पढ़ा हुआ नहीं है तो आप कहते 23 तो 23 पे यकीन कर लेते हैं। 67 का क्या होगा ए होगा तो आपकी बात के साथ जाते हैं। टैक्स इनवॉइस means a register documents required to be 23 है। tax invoice means a document required to be issued under section 23 under section 23 zero rated supplies sorry सेक्शन 4 zero supplies under section 4 आया भी होता तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लेकिन उन्होंने सेक्शन से डाले 24 34। अच्छा नीचे वाला पढ़ते हैं। Taxable supplies is specified in the day schedule shall be charged at the rate of 17% of the retail price. First schedule 17%, 17%। कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। हाँ रिटेल कौन सा थर्ड शेड्यूल में यहाँ लिखा हुआ है ये? 69 का भी 17% ही है। कुछ पहला पढ़ा दीजिए क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट चार्ज विल पे टू द नॉन टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू रिमेनिंग कोर्स फर्दर से द टैक्स ड्यूटी कैरिड बाय हिम एंड द इंपोर्टेड गुड इनटू द पाकिस्तान कौन सा होगा? 17% ही होगा 17%। बिल्कुल। उसके बाद फिर Dash may and by notification in the official gazette exclude the taxable supply for said schedule or include any taxable supply therein. FBR, federal government, Supreme Court या none of these. फेडरल गवर्नमेंट। Federal government may by notification in an official gazette exclude taxable supplies for the said schedule and or including in the taxable supply therein. In the text इसका मतलब यही हुआ ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। मतलब कि जो भी चेंजेस होते हैं टैक्स लॉज में वो फेडरल गवर्नमेंट करती है ना। हाँ सही। टैक्सेबल का ड्यू कौन बताएगा आपको? फेडरल गवर्नमेंट ही बताएगी। उसके बाद द लायबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी द लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल बी in case of supply of goods or a person making a tax supply in case of goods imported into Pakistan or the person importing the goods या both A and B. The liability of tax shall be in the case of supply of goods or the person making supply in case of goods imported into Pakistan. दोनों होंगे दोनों। दोनों होने चाहिए तो both A and B. उसके बाद फिर the federal government may in addition to tax levied under dash of subsection 3 may levied and collected under extra tax amount of tax not exceeding 17% of the such goods or class of goods or the such persons
और क्लास ऑफ पर्सन इन केस ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, 3 4 में लिखा हुआ है। ये हाल तो नहीं, 3 ओमिट है इसमें, सबसेक्शन 3 ओमिट है ना। 3 सबसेक्शन 3 बोला है इसमें। तो क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दिस। मुझे यही लग रहा है, अनऑब्वियस, बाकी चेक करो। डी। डी है। और इसका सबसेक्शन जो 3 है ना, वो शायद ओमिट है। सेक्शन 3 का हाँ, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 बोलते हैं मेरे पास। स्टार बना होगा, सिर्फ ये लिखा नहीं होगा, सिर्फ स्टार बना होगा बस। अच्छा, एक्स्ट्रा टैक्स वाली बात भी यही लिखी होगी इसमें। चलो होगा ओमिटेड ये वैसे। हाँ खैर, खैर वो तो सबसेक्शन का वैसे आता नहीं कोई भी सवाल। और ये अगर आएगा भी तो कोई भी 80 नंबर का बात। ऑल ऑफ द अबव ही होगा, वही चीज होगा। The federal government of the or the board may, in lieu of the tax under the dash of section, the official gazette levied collection of any tax, any amount of tax which is deemed fit on the supplies or the class of supply, or the any goods or class of goods may also specified in the good mode, manner or time of payment of such goods of tax. 3 2 1, yeah, all of these। नन ऑफ दीज लिखा है, ऑल ऑफ दीज का है। सॉरी। इसमें से कोई एक है तो सही। इनमें से कोई एक है। 2 है, मुझे 2 लग रहा है, 2। हाँ 2 लग रहा है। बोल क्या रहा है, मुझे सही समझ में नहीं आ रहा अभी तक। फिर अगर बोर्ड में इसलिए भी ऑफ द टैक्स अंडर डेशन 3। Board of the India of tax under dash of section 3। ये वो खोल दो, क्या नाम है, पीडीएफ जो है वो खोलो। इसमें 1 2 3 है ना। कौन सी पीडीएफ खोलूं? क्या कह रहा है, सी। वाली, ये आंसर वाली। हाँ ये जो, हाँ ये वो वाली, जो सवाल, एक्ट वाली। हम्म। इसमें 1 2 3 कह रहा है ना, 1 2 3 पढ़ के देखते हैं सेक्शन 3 का। ये तो ए है, बी है, 1 ये रहा 1। ये तो 1 में लिखा हुआ है, 1 तो नहीं है। उसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर आ रहा है नंबर 74 का आंसर है नन ऑफ द अबव, सी। The federal government or the board in lieu of tax under dash of section, the notification with the official gazette levy and the collector such amount of tax as as it may it may deem fit on the supplies or the supplier of supplies or any of goods or the class of goods or may be also specified the good manner time of the payment of such amount। तो क्या है इसका, none of the above। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या होगा इसका, डी। उसके बाद पे लिखा हुआ है if good declaration is presented in the advance of arrival of the input tax of the sorry
If the good declaration is presented in the advance of arrival of Of the convenience by which the goods are imported, the tax shall be charged as is in force on the date on which dash order was made, purchase order was made, sale invoice was recognized, manifest was delivered. D लग रहा है manifest of the convenience is delivered. so manifest good declaration is presented in advance of the arrival of the conveyance by which the goods are imported. The tax shall be charged as the informed in the date of manifest of the conveyance is delivered. ठीक है. If there यही है ना डी कंफर्म कर लो. डी उसके बाद तो 70 बोल रहा है हमें कि if the tax is not paid within days of the parenting of good declaration under section 104 of sales tax 1990, then the tax shall be charged at the rate as in force on the date of which the tax is actual paid. तो क्या होना चाहिए इसका? 15 15 ड्यू डेट पूछ रहा है ना. नहीं, ड्यू डेट नहीं पूछ रहा, बोलना कि नहीं वही पूछ that if the tax is not paid within dash day 15 days हुआ ना. the actual the tax shall be charged at the rate as in force on the date on which the tax is actually paid. वो बोल रहा है कि अगर टैक्स उस दिन जब उनको डिक्लेयर हुआ उस दिन अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, टैक्स नहीं पे किया, तो वो टैक्स वो अमाउंट बना जाएगा जो अमाउंट जिस डेट पर आप क्या कर रहे हो टैक्स पे कर रहे हो. तो कितने दिन के अंदर अंदर की बात हो रही है? 76 का 7 दिन की बात हो रही है. 7 का ए आ रहा है कि 7 दिन के अंदर अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो वो अमाउंट बना जाएगा जो जिस दिन आप एक्चुअली पे कर रहे हो सेक्शन 104 के तहत. ठीक है भाई. ये तो 77 दिखाना. 77 the tax the tax in respect of good imported into Pakistan shall be charged and the paid in the same manner at the same time as in it was a duty of custom payable under Custom Act 1969. The provision of said act including section shall where related to the collection and the payment of important Pakistan. Collection payment से कौन सा related tax था हमारे पास? 30A. ये तो नहीं 30 वाली भी पता है. आ रहा है 37 का आ रहा है ए बोले तो 31A. ए ठीक है 31A. उसके बाद टैक्स ड्यूटी टैक्स ड्यूटी बोलो द टैक्स ड्यू ऑन टैक्सेबल सप्लाइसेस paid shall be paid by any of the following does namely the tax due on the tax appliances shall be paid on any of the following does namely through deposit into bank and एंड बी बी designated by the board designed by the board design to such other mode and whether as a tax specified by the board या A only या both A and B. Both are deposited in the bank. बहुत तो लग रहा है मुझे. बहुत ही है. Both लगा देते हैं बस बोल बोलो. The tax due on the taxable appliances shall be paid by any of the following does through a deposit into bank designated by the board or through a such other manner by the manner prescribed by the board. ठीक है. उसके बाद registered person shall not be entitled to deduct input tax from the output tax unless
In case of supply of input tax in respect of just taxable supplies is made, he holds a tax. ये तो ऑल ऑफ दी है। सही है, नहीं हो रहा है। इसमें एक तो सी वाला कह रहा है कि अगर आपने ऑक्शन से कोई चीज़ ली है, मतलब कि आपके पास ट्रेजरी स्लिप हो, ये वाली चीज़ तो है ज़रूर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ। और अगर बी में बात करें तो इम्पोर्ट किया है तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री वगैरह होना चाहिए, डिक्लेरेशन अपने नाम से, ये और सेल्स टैक्स वगैरह की इनवॉइस, ये भी ऑल ऑफ द अबव है, मतलब कि क्योंकि यहाँ बोला था कि जैसे पता शेल नॉट इंटाइटल डिडक्ट, या इंटाइटल वाली बात है। ओके, उसके बाद नॉट notwithstanding anything which is in section number 1 2, the federal government may by the special procedure the subject to such condition limitation on or restriction as may be specified therein allowed it a registered person to dash input tax paid by him from the output tax determined or to be determined or due from the under this act, deposit, deduct, exempt या all of these। डेटा। तो क्या होगा इसका डिडक्ट। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग क्या था कुछ कंडीशन लिमिटेशन लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन सही है। नॉट विद स्टैंडिंग contain anything contained in this act, a registered person shall not be entitled to reclaim or deduct input tax paid। Tax all of the above। यही लग रहा है। और क्या होगा इसका all of the above। तो ऑप्शन पढ़ लेता हूँ मैं भी। The goods and the services used or to be used any purpose other than the tax supplies prepared to be सही है any other goods or services which is federal government will be charged for the goods under section तब से 3 ठीक है। नॉट रिकलेक्ट और रिटर्न इनपुट टैक्स। उसके बाद बोल रहा है मेरे पास anything containing in any other law for time being in force or any de- decision of any court for the purpose of this section, no input tax credit shall be allowed to the person who paid fixed tax any under any provision of this act as it existed at the any time prior to the date of the December 1998। First day, second day, फर्स्ट, first day, यही लग रहा है मुझे, फर्स्ट है। और anything contained in the any other law for time being in force or any decision of courts, any court for the purpose of this section, no input tax credit shall be allowed to the person who no input tax credit shall be allowed to the person who paid fixed tax under provision of section if exist at the time prior to the dash कौन सा MCQ है 782 को क्या होगा यहाँ पे हमारे पास डी फोर्थ डे। fourth day fourth day of December 1998 fourth day of 1998। ठीक है। The adjustment or the refund of input tax if any shall be made on day share quarterly semiannually कोई से भी yearly तो क्या होगा इसका हाफ एनुअली। इसे पूरा पढ़ लेते हैं। The एक adjustment मिनट, the मुझे adjustment पढ़ने दे। of input tax if any shall be made dash basis in the second month of the following the end of the financial year of the shall be made half annually monthly मंथली है पर ये। refund and adjustment of input tax if any तो ये अगर shall be made on the 83 का यहाँ पे आ रहा है डी
yearly. तो इसको मार्क कर लो, देख लो इसको क्या है। नीचे आते हैं। If we are a registered person, it has issued a dash in respect of supply made by him as a result, cancellation of supply of return of goods, the registered person may and subject to such conditions and the limitations as the board may impose, issue a debit or credit note or the make corresponding against or protect the return tax invoice, credit Invoice, tax invoice. tax invoice। उसके बाद फिर where there is a reason to believe that a person has claimed input tax or refund which was not admissible to him, the proceeding against him shall be completed in within 10 days, 30 days, 120 days या 150 days। इसका आइडिया नहीं मुझे। हमने पढ़ा था कि refund is he has claimed input tax credit or refund which is not admissible to him, the proceeding against him shall be completed within 60 days, ज्यादा से ज्यादा 120 days, और हद मांगे गया तो 109 महीने। तो विद इन कंप्लीट कितने दिन में होना चाहिए? 60 दिन के अंदर। ज्यादा गए तो कंफर्म है, देखो आंसर नीचे, है। आंसर चेक कर लो मैंने कहा। आंसर ये होगा इसका 60 डेज। 85 पे क्या है? बी है हमारे पास 60 डेज। ठीक है, 85 का 150 डेज। नहीं 85 का बी आ रहा है, 85 का बी है हमारे पास। अच्छा फिर सही। 60 डेज तो मैंने स्टार्ट लिमिट 60 डेज की दी हुई है, फिर 120 डेज की, उसके बाद 9 मंथ की। तो कितने दिन होने चाहिए? 60 दिन के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 120 दिन, वो भी एडिशनल कमिश्नर बोले तो। उसके बाद पे तो फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी और द ऑडिट investigation regarding the admissible of the refund claim, the period of 60 days may be extended up to 120 days। ठीक है, ये वाली बात आ गई ऊपर वाली जो बंदे भी बोली। और by the not below the rank of additional of commissioner of inland revenue। ठीक है सर, ये बात ऊपर समझ में आ गई। उसके बाद सही है। 9 मंथ वाली बात भी इसने दोबारा से बोल दी कि अगर वो सही नहीं करता 60 डेज वाली बात भी नहीं होती है, तो आगे करते करते 120 डेज पे आ जाएंगे, आगे 120 डेज पे आ जाएंगे, फिर वो भी नहीं करे तो फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कितने 9 मंथ वो भी करेगा। उसके बाद NOIR shall make an assessment of sales tax actually payable by that or person or determine the amount of tax credit or the tax refund which he has dash claimed and shall imposed a penalty and default surcharge. Unlawful, lawful both in violation of sales tax actually payable by that person determine the amount of sales tax or refund which he has paid, which he has lawful claimed, unlawful claimed। किसको असेस करेगा? वो unlawful claim को, and impose the penalty। उसके बाद फिर provided further that any period during the which proceeding are adjourned on account of a stay
or alternative dispute resolution proceeding or the time taken through adjournment by the petitioner not exceeding days shall be excluding from the computation of the period. 30 days, 50 days, 70 days या none. तो कितनी देर तक होना चाहिए? shall not exceeding petitioner not exceeding 30 days shall be excluding for the purpose of इसमें क्या है कि ऊपर जब रीड कर लोगे पीडीएफ में ताकि तो याद हो जाएगा उन पूरे डेज कितने दिन के हिसाब से किए हैं तो 30 डेज देन उसके बाद इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन on tax purchases made during the tax period exceeds the input tax on account of zero rated local supplies export made during the tax period, the excess amount of input tax shall be refunded to a registered person not later than days of filing return. तो 45 डेज पढ़ा था हम लोगों ने 90 का कि 45 डेज के अंदर क्या करना है क्लेम करना है उसके बाद ये हमने रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स में पढ़ा था जब हमने बात स्टार्ट में की थी रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स का सीन था इनपुट टैक्स के 45 डेज के अंदर अंदर करो ठीक है विद उसके बाद 60 दिन तक चेक करेगा कमिश्नर वो 60 दिन तक आपको मिल जाएगा रिफंड ज्यादा से ज्यादा 120 दिन जाएगा वो भी किसके कहने पे एडिशनल कमिश्नर तकरीबन एडिशनल कमिश्नर इतना रैंक तो हो उसके बाद 9 महीने तक ज्यादा से जाएगा 9 महीने तक ज्यादा से जाएगा किसके कहने पे बोर्ड के कहने पे जाएगा उससे ऊपर नहीं जाएगा ठीक है बोर्ड के कहने पे भी और और अगर इस दौरान अगर कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज मतलब कोई भी उनको नहीं मिलता कोई डिस्प्यूट नहीं मिलता तो क्या करेंगे इस जो इतना लेट लेट किया उस पर क्या देना पड़ेगा काय बोर्ड के हिसाब से वो देना पड़ेगा पेनल्टी देनी पड़ेगी एफबीआर को वो हम चार्ज करेंगे इनकम फॉर द सोर्सेस के अंदर तो 45 डेज था हमारे पास उसके बाद लिखा हुआ है इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज फॉर पेबल अंडर एनी लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बोर्ड द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी मेड एडजस्टमेंट ऑफ आउट dash and outstanding amount of tax or the any may default surcharge penalty unpaid amount paid amount या collected amount कौन सा अमाउंट वो कट कर रहा होगा कोई भी अनपेड अमाउंट होगा वो क्या कर रहा होगा क्लेम कर रहा होगा उसमें से माइनस करेगा इस आपको जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से अगर कोई डिफॉल्ट सर्चर वगैरह होता है तो जो भी आपने नेट से कोई अमाउंट पे नहीं किया तो वो पहले माइनस करेगा उसके बाद आपको देगा ये कोई पेनल्टी वगैरह होगी वो माइनस कर लेगा उसमें से रिफंड में से उसके बाद वही वाली बात दोबारा से रिफंड वाली बात के 60 डेज के लिए कंप्लीट करेगा 60 डेज में कंप्लीट करेगा 60 दिन 120 दिन लेके जाएगा 120 दिन लेके आएगा तो कौन लेके जाएगा वो एडिशनल कमिश्नर लेके जाएगा या उससे ऊपर वाला रैंक लेके बंदा बताएगा नॉट इन द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के रैंक से कम वाला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा उसका आंसर डी हो जाएगा उसके बाद कितने हमारे पास 98 है मेरा पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड a person who is required to file a tax return failed to file the return for a tax period by a due date or the pay any amount which for some miscalculation is less than the amount of tax actually payable an officer of second of inland revenue shall a notice to show cause to such person may an order of assessment including the imposition of penalty and default surcharge in accordance with the section 31 and 34, 33 and 35, 33 and 34, 33 and 37 तो क्या होगा इसका डायरेक्ट का कि दो सेक्शन एक साथ बता सकते हैं पेनल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज के तो क्या होगा इसका 33 एंड 34 उसके बाद फिर 94 का हमारे पास क्या होगा कि वेयर
when a person required to file a return, tax return, file the return after due date and pay the amount of tax payable in accordance with the tax return along with the default surcharge and penalty. The notice to show cause the order of assessment shall be remain existed, increase, abet or none. A person is required to file a return to file it. The person required to be filed a tax return file the return after the due date and pays the amount of tax payable in accordance with the return tax return among the default surcharge and penalty. The notice to show cost and the other of assessment shall be remain exist increase 94 का हो जाएगा हमारे पास 90 के पास हो जाएगा उसके बाद फिर any any period during the any period during which the proceeding and are adjourned on account of a stay order or alternative dispute dissolution proceeding on the time taken through the adjournment by the petitioner not exceeding days shall be excluded for the computation of the period specified in the first provision. 30 days, 130 days, या 230 days is done. कितना चाहिए इसका 30 days. उसके बाद फिर where 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 a registered person failed to file a return or and OIR not below the rank of days shall subject to such condition specified by the FBR that determine the minimum tax liability of the registered person. Extra assistant commissioner, additional assistant commissioner या none. तो क्या हो जाएगा इसका असिस्टेंट कमिश्नर तो ऊपर क्या बात लिखी हुई थी एडिशनल कमिश्नर की तो ये यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर वाली बात है नॉट बिलो द रैंक ऑफ अगर उसको एक्सटेंड करना है यहाँ कौन सी बात लिखी हुई है असिस्टेंट कमिश्नर की कि असिस्टेंट कमिश्नर से रैंक कम नहीं होना चाहिए उसके बाद फिर where a registered person pay the amount of tax less than the tax due as indicated in his return, the short paid amount of the tax along with the default surcharge shall be recovered from the such person by stopping removal of any goods premises वगैरह कर ले or bank account without giving him a show cause notice and without prejudice to any other action prescribed under section dash of the act 44 48 58 या all of the above तो all of the above तो हो ही नहीं सकता तो 48 क्या होगा इसका सेक्शन 48 तो ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है तो कौन सी चीज क्या कर देगी अगर आपने कम पे किया हुआ तो रद्द कर सकती है या कुछ भी कर सकती है तो वो सेक्शन 48 है हमारे पास तो सेक्शन 48 उसके बाद इफ द अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस or the return needs to modify the registered person shall issue a debit note credit note modify करना तो क्या इशू करेगा वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट या ए और बी अबव नन ऑफ दी तो इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है तो बोथ ए एंड बी इट माइट बी सेल रिटर्न इट माइट बी परचेज रिटर्न दोनों में से कुछ भी कर सकता है तो हमने कंप्लीट किया है सेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 तक कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 14 21 एंड 21 ए अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए